उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक हुआ पेश। यूपी सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। गंभीर महिला अपराधों में नहीं होगी अग्रिम जमानत। सरकार ने गंभीर अपराधों में सजा के प्रावधान खत्म कर दिए हैं। बढ़ते हुए महिला अपराध पर सरकार का सख्त कदम है। ये कुछ मामलों में सजा बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक पास किया गया है। यूपी विधानसभा में यूपी लोकपाल विधेयक पास किया गया है। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक पेश किया गया है। गंभीर महिला अपराधों में नहीं होगी अग्रिम जमानत। सरकार ने गंभीर अपराधों में सजा के प्रावधान खत्म किए हैं। महिला अपराध पर सरकार के सख्त कदम है। ये यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक पेश किया गया। गंभीर महिला अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक पेश हुआ। गंभीर महिला अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक पेश किया गया। गंभीर महिला अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं होगी। सरकार ने गंभीर अपराधों में सजा के प्रावधान खत्म किए। महिला अपराध पर सरकार के ये सख्त कदम हैं। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किए गए। गंभीर महिला अपराधों में नहीं होगी अग्रिम जमानत। विधानसभा में गुरुवार को ही मानसून सत्र के दौरान सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद अब गंभीर अपराधों में जमानत के प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को वार्षिक सम्मेलन है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा सम्मेलन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन है। 28 और 29 सितंबर को वार्षिक सम्मेलन होगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को वार्षिक सम्मेलन होगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वार्षिक सम्मेलन होना है और सम्मेलन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन, लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को वार्षिक सम्मेलन होना है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 सितंबर को आयोजित होने वाला है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वार्षिक सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। मंडल रेल प्रबंधक ने वाराणसी जंक्शन और वाराणसी सुल्तानपुर रेलखंड का निरीक्षण किया, जिसमें विकासशील कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति को गहनता से परखा। रेलवे का आधुनिकीकरण करते हुए समस्त नवीन सुविधाओं से सुसज्जित करने और मंडल के स्टेशनों सहित अन्य कार्यस्थलों को एक नव स्वरूप प्रदान करने के साथ ही संरक्षित और सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल पर वर्तमान समय में अनेक निर्माण कार्यों और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन विकास कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सप्रा ने मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ वाराणसी जंक्शन स्टेशन और वाराणसी सुल्तानपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग करते हुए गहनता से निरीक्षण किया और रेलखंड की संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के कार्य पद्धति को सूक्ष्मता से परखा। इसके अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ने निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के साथ बैठक कर रेल परियोजनाओं में आईआईटी की सहभागिता और तकनीकी सहयोगी संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी एवं स्टेशन निदेशक वाराणसी सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों लखनऊ से बड़ी खबर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। यूपी में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। एडीजी का बयान है अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस अभियोजन विभाग की भूमिका रही है। एडीजी का कहना है प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने सजा सुनाई है। अतीक और मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। यूपी में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस अभियोजन विभाग की भूमिका रही है। प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। यूपी में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस अभियोजन विभाग की भूमिका रही है। एडीजी का कहना है अतीक और मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। यूपी में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा रही है। पुलिस अभियोजन विभाग की भूमिका रही है। एडीजी का कहना है अतीक और मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई है। एडीजी का कहना है बड़ा बयान है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस अभियोजन विभाग की भूमिका रही है। एडीजी का कहना है अतीक और मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। लखनऊ से बड़ी खबर यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। पुलिस अभियोजन विभाग की पूरी अतीक और मुख्तार की संपत्ति अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। यूपी के संभल में ईसाई युवक से प्रेम विवाह करने वाली हिंदू महिला ने जबरन धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला ने एक स्कूल की शिक्षिकाओं पर घर में घुसकर हिंदू देवी देवताओं के चित्र फाड़कर उन्हें जलाने और धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसने गंगा जल छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। वहीं थाना प्रभारी ने गांव में पहुंचकर पूछताछ की है। साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी भी बनाई है। संभल से यह खबर आपको बता रहे हिंदू महिला के जबरन धर्मांतरण की कोशिश की गई है। देवी देवताओं के फोटो जलाने का भी आरोप है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मेरे घरवाली साहब हिंदू है, मैं ईसाई धर्म का हूँ। कल मेरे घर में आकर गिरजावाली सिस्टरों ने 2 सिस्टर आई, उन्होंने जो मेरे घर में उनने मेरी घरवाली ने हिंदू धर्म की 4 तस्वीर लगा रखी थी। उनकी पूजा पाठ कर रही थी, वो अपनी करती थी। और उन्होंने जो आकर मेरी तस्वीर वो फाड़ कर थूका उन पे और जो जला कर राख कर दी उसकी बिल्कुल। और साहब मेरी घरवाली बहुत परेशान है, मुझे इस बात का न्याय मिलना चाहिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आगरा से बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत, भारत अपनी एकता अखंडता से बढ़ रहा है आगे। रामदेव का कहना है पाकिस्तान में कुछ लोग मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दुनिया में धार्मिक तौर पर तोड़फोड़ खत्म हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुनिया में धार्मिक तौर पर तोड़फोड़ खत्म हो, ऐसा रामदेव बाबा की अपील है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत है, भारत अपनी एकता अखंडता से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि मंदिरों को तोड़ रहे हैं। रामदेव का कहना है दुनिया में धार्मिक तौर पर तोड़फोड़ खत्म होनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत है, भारत अपनी एकता और अखंडता से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि मंदिरों को तोड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत है, भारत अपनी एकता और अखंडता से आगे बढ़ रहा है, ऐसा रामदेव का कहना है। और पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दुनिया में धार्मिक तौर पर विखंडन नहीं होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत है, भारत अपनी एकता और अखंडता से आगे बढ़ रहा है।
दुनिया में धार्मिक तौर पर तोड़फोड़ खत्म होनी चाहिए, बाबा रामदेव की ये अपील है। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर बाबा रामदेव का बयान, इनका कहना है कि एकता और अखंडता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि मंदिरों को, हिंदू के मंदिरों को तोड़ रहे हैं। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति मजबूत है और 2024 में अभी बहुत देर है, लेकिन भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये बात अलग है कि पूरी दुनिया में मंदी का एक दौर है और इस रिसेशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्रकार की जद्दोजहद सारी दुनिया के देश कर रहे हैं। भारत में रिसेशन का भी कोई बड़ा प्रभाव आने वाला है। यदि मैं मूल्य बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में एक परिवार झोपड़ी में रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। भारी बारिश के चलते परिवार को अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं हर खबर की टीम परिवार के पास पहुंची तो ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ग्राम प्रधान हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ब्लॉक के गांव असगरपुर में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर एक मुद्दा कई दिनों से सामने आ रहा था कि एक गरीब परिवार जो कि झोपड़ी में टाइम बिताने के लिए मजबूर है, कब से समय झोपड़ी में बिता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सहयोगी से यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते कि जो एक पीड़ित परिवार है, जो कि पीड़ित ही कहेंगे इस परिवार को, जो कि आज की दुनिया में यानी कि आज के समय में जो पिछले 50 साल पहले ये समय देखा जाता था कि झोपड़ियों में लोग समय गुजारने के लिए मजबूर होते थे, वहीं आज भी जो कि ऐसा समय है, ऐसे परिवार है बुलंदशहर के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो कि झोपड़ियों में अपना समय बिताने पर मजबूर हैं। सहयोगी से कहूंगा एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देख सकते हैं कि टीन में यहाँ पर एक परिवार है जो कि अपना समय बिताने के लिए मजबूर है। इस परिवार से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अगर बारिश का आलम होता होगा तो परिवार है वो किस तरह से अपना समय यहाँ पर गुजारता होगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि जो आज के समय में, यानी कि आज के समय में भी ऐसे कई परिवार है, कई बार मैं बता चुका हूं कि जो कि झोपड़ियों में, झुग्गियों में समय बिताने पर मजबूर है। लेकिन जो सरकार के दावे थे कि ग्रामीण तक, घर घर तक, हर गरीब तक आवास योजनाओं के तहत गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं जो कि झोपड़ियों में समय बिताने पर मजबूर हैं। लेकिन ग्राम प्रधानों के जो बड़े बड़े दावे थे और बड़े बड़े वादे थे कि गरीबों के लिए मकान दिलाए जाएंगे, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। अब हम परिवार से बात करेंगे, जो कि गरीब परिवार, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बोलो। पिताजी का क्या नाम है आपका? नसीर। पिताजी हैं आपके? खत्म हो गए। तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है परिवार? जी, मेरे पास। कितने बहन भाई हैं परिवार में? 3 बहन है, 3 भाई हैं। शादी कर दी बहन भाइयों में? ना, अभी नहीं करी। तो कैसे घर का गुजारा करते होंगे आप? मजदूरी करके। मजदूरी करने जाऊँ मैं। कहाँ करते हो मजदूरी? यही करें, खुर्जी के अंदर। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मजदूरी करते हैं, आपको कितना समय हो गया इस तरह से झोपड़ी बनाकर आप रह रहे हैं इसमें, मकान में कितना समय हो गया लगभग इसी तरह से रहते? जब से पैदा हुआ हूँ मैं, तो तभी से रह रहा हूँ। तो जब से आपका जन्म हुआ इसी तरह से मकान दिया आपने? तो आपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा कि हमें मकान दिलाया जाए, जो कि सरकार की योजना चल रही है और हर गरीब को मकान दिलाया जा रहा है? गया था मैं, जो कह रहे थे हाँ हो जाएगा, भगा देते हो डांट के। अच्छा, आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई कुछ न करी अभी, सुनवाई न। शौचालय वोचालय मिला प्रधान तरफ से, लैट्रिन वगैरह? कुछ भी ना। शौचालय भी नहीं बना अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं बना, न शौचालय न कुछ। सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिला हो, चाहे गैस सिलेंडर के जो कनेक्शन हुए फ्री वो मिला हो? सिलेंडर तो मिला, हाँ, गैस सिलेंडर तो मिला, बाकी और कुछ नहीं मिला। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि पापा खत्म हो गए, आपके पापा की डेथ हो चुकी है, तो क्या पेंशन वेंशन मिलती है मम्मा को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
ना पेंसिल ना कुछ। उम्र में एक बड़ा बोझ इनके ऊपर है, जो कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है किसी भी कारणवश। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो तस्वीर है देखने की, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि झोपड़ी में, झुग्गियों में, गांव असगरपुर जो कि खुर्जा ब्लॉक का एक गांव है, यहाँ पर ये परिवार जो कि पूरे गांव में एक ऐसा परिवार बताया जा रहा है कि बहुत ही बेहद गरीब परिवार है। और ऐसी स्थिति में अगर बारिश का समय आ जाए तो ये लोग पूरी रात जग कर काटते हैं। ग्रेटर नोएडा की एको टेक थर्ड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने बीते कुछ दिन पहले कुलेश्वरा में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। आपको साथ ही बताते चलें कि प्रेमिका के चाचा ने प्रेमी को एक बहाने से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को हिंड नदी के पास फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना इकोटेक थर्ड में एक व्यक्ति अतुल जो कि कुलेश्वरा का निवासी है के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना ये पाया गया कि अतुल का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध है, जिसको लेकर दोनों के परिवारों के बीच में तनाव है। इसमें जब और गहनता से तफ्तीश करी गई तो ये ज्ञात हुआ कि अतुल को लड़की के चाचा अनिल ने मिलने के बहाने बुलाया। लखनऊ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के पास रॉन्ग साइड से आ रही एक रोडवेज बस ने एक कार में टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं आरोपी चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक की तलाशी शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे में किसी की कोई जानहानि नहीं हुई है। यह पूरा मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कार की ये तस्वीर, बिल्कुल परखच्चे उड़े हैं इस एक्सीडेंट में। बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाशी पुलिस ने शुरू कर दी है। नोएडा सेक्टर 93 के ग्रैंड ओमिक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। 42 साल के युवक की हुई मौत की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज से मौत को लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी गिरी है वो बिल्कुल सपाट है। गिरने के बाद शरीर में कोई हलचल भी नहीं थी। इसे देखकर इस बात की आशंका कम है कि वो कूद कर नीचे गिरे हों। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। ओमेक्स सोसाइटी की ये खबर है, जहां पर 9वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में एक युवक की गिरने से मौत हो गई है। हालांकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं युवक गिरने के बाद युवक के शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं है। इसलिए ये भी शक जताया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि इस मामले के पीछे किसी का हाथ है या फिर युवक ने कूद करके अपनी जान दी है। इस बात का खुलासा पूछताछ के बाद ही होगी। इस पूरे मामले में पुलिस जुटी हुई है पूछताछ करने में। इसके बाद ही मामला आखिर क्या है वो खुलकर सामने आएगा। अब तक आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं युवक गिरने के बाद जरा भी हलचल नहीं है युवक के शरीर में। 9वीं मंजिल से गिरते हुए युवक का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ताजनगरी आगरा में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका पर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल
24 सितंबर तक बंद कर दिए हैं। 25 सितंबर को रविवार है, ऐसे में 26 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूल और सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज पर लागू होगा। डीएम ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। जहां जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी को कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में आकस्मिक अवकाश की निगरानी के लिए कहा गया है। आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश और जलभराव के चलते स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। 24 से 26 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश और जलभराव के चलते स्कूलों को बंद कर दिए गए हैं 24 से लेकर 26 सितंबर तक। आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि बारिश और जलभराव के चलते स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों और अभिभावकों को किसी बात की परेशानी न हो। इसलिए 24 से 26 सितंबर तक स्कूलों को बंद किया जाएगा। स्कूल खुले नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं और साथ ही निगरानी के लिए भी अधिकारियों को कह दिया गया है ताकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी न कर सके। स्कूलों को बंद रखा जाए जब तक बारिश रुक नहीं जाती है, बारिश और जलभराव खत्म नहीं हो जाता है। इस बात को लेकर जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं और साथ ही निगरानी के लिए भी अधिकारियों को रखा गया है ताकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से बच्चों को स्कूल जाना ना पड़े। खबर कुशीनगर से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। दरअसल कुशीनगर जिले के नेबुआ क्षेत्र में पीड़ित ने, आपको बताएं, साल 2005 में जमीन खरीदी थी। जब उन्होंने जमीन पर काम कराना शुरू किया तो कुछ बदमाशों ने विरोध किया। बदमाशों ने पीड़ित और उसके परिवार के साथ लाठी और डंडे से मारपीट भी की। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को देने पर पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे कि स्थानीय लोगों ने पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दो पक्षों के बीच लाठी और डंडे से मारपीट हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। दबंगों ने पीट कर लोगों को लहूलुहान करा दिया। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को इस बात की सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची और न ही कोई कार्रवाई की, जिसे लेकर के ग्रामीणों में पुलिस के कामकाज पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 4 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने। हत्यारे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटों के साथ मिलकर की पिता की हत्या। एक बेटा अभी भी फरार है। कार और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। जमीन के लालच में हत्या की गई है। हत्यारे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटों के साथ मिलकर पिता की हत्या की। एक बेटा अभी भी फरार है। आपको बताएं, अपहरण के बाद भी वारदात को अंजाम, चिकासी थाना क्षेत्र के बरौली खरका गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन के लालच में हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। कार और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। हत्यारे के पास से जमीन के लालच में हत्या की गई। अपहरण के बाद वारदात को अंजाम दिया। हमीरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन के लालच में हत्या किया गया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 4 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्यारे और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 4 दिन पहले हुई थी हत्या और इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। इसके बाद हत्यारे और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। तो रात को कुछ
लोग उसके घर से ले गए और उसकी हत्या करके उसको सड़क पर मारकर फेंक दिया। इसके संबंध में पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत करते हुए इस मामले में पूछताछ की गई, तो उसमें ये निकल कर आया कि मृतक गया प्रसाद का बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रभान है, उससे उसका जमीन का विवाद था और इसी आपसी कलह को लेकर चंद्रभान ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर, जिनका नाम सचिन और रिंकू है, उनके साथ मिलकर इस मृतक की हत्या कर दी। मुक्ति के संबंध में 2 जो मुख्य आरोपी हैं, चंद्रभान और सचिन, वो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। अपने दौरे में जिलाधिकारी ने कोठी ग्राम में मणिताल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत भी की। जिलाधिकारी ने इस दौरे में प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव भी वहां पर मौजूद रहे। कुशीनगर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है मणिताल का। जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।